जनरेशन जी, जेन जी, यानी वो पीढ़ी जो 1997 से 2012 के बीच जन्मी है। ये पीढ़ी आजकल काफी चर्चा में है, तो खुद जेन जी होकर मैं इसमें पीछे कैसे रहूं? हालांकि आज इस चर्चा का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। नमस्कार, मैं हूं भूमिका। आप मुझे देख रहे हैं द रेड माइक पर, और आज की इस चर्चा में मेरी भूमिका है कुछ बेहद जरूरी आंकड़े आप तक पहुंचाना, जिन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत सबसे ज्यादा मेरी जनरेशन यानी जेनजी को है। तो एंड तक ध्यान से सुनिएगा। दरअसल पिछले कुछ महीनों से देश में जेनजी को लेकर एक अलग तरह का क्रेज चल रहा है। मानो सब पहली बार इस जनरेशन को जानने की और हमसे रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर से 20 जुलाई को हुए जंतर मंतर के कामयाब प्रोटेस्ट के बाद हर न्यूज रूम में जेनजी स्पीकर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोटेस्टर्स को स्टूडियो में बुलाया जाने लगा। बॉलीवुड के जाने माने कलाकार जैसे कि अनुपम खेर और कई अन्य सेलिब्रिटीज वायरल जेनजी ट्रेंड्स पर रील्स बनाते नजर आए। और ये क्रेज यहीं तक नहीं रुका। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद जेनजी से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने लगे। तो वहीं लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी भी अपने जेनजी फॉलोअर्स के साथ AMA यानी आस्क मी एनीथिंग सेशन करते नजर आए। लेकिन जेनजी तो पहले से ही एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स, कॉर्पोरेट कल्चर और स्टेम जैसे कई फील्ड्स में अपने अनोखे अंदाज की छाप छोड़ चुके हैं। हालांकि एक फील्ड ऐसा भी है जहां जेनजी ना के बराबर है, लेकिन फिर भी इस अचानक से आए क्रेज का आखिर रीजन क्या है? आखिर क्या वजह है इस अचानक से छाए क्रेज के पीछे? वजह उतनी ही लाउड एंड क्लियर है जितनी लाउड जेनजी ने देश भर की सड़कों पर अपनी आवाज उठाई अपने हक के लिए। इस जनरेशन ने बिना किसी डर के सवाल किए, अकाउंटेबिलिटी की मांग की। हालांकि उनका अंदाज थोड़ा सा अलग था, लेकिन लाठी चार्ज, पैलेट गन्स, टीयर गैस और डिटेंशन जैसी सारी चीजें झेलने के बाद भी अपनी आवाज उठाने से पीछे नहीं हटे। और यही इस जेनजी क्रेज की असली वजह बना। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां ये जेनजी अपनी आवाज उठाने में लगभग नाकामयाब ही रही है, और वो जगह है हमारे देश का पार्लियामेंट। अब गौर करने वाली बात यह है कि हमारे देश में दुनिया की सबसे बड़ी जेनजी पॉपुलेशन मौजूद है। 2024 के UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स के मुताबिक देश में करीब 38 करोड़ यानी कि 38 करोड़ लोग 14 से 28 वर्ष के बीच में हैं, यानी देश की सारी आबादी का लगभग 28%। इस आंकड़े को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि जेनजी देश की इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान दे रही है। लेकिन बात जब हमारे देश में नेता प्रतिनिधि को चुनने की आती है, तो हमारे देश की जेनजी इलेक्टोरल पॉपुलेशन का योगदान बाकी देशों के मुकाबले काफी कम है। 2026 के पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस की एक एनालिसिस के हिसाब से भारत में टोटल एलिजिबल वोटर्स की आबादी यानी 18 साल से ऊपर की आबादी में जेनजी वोटर्स लगभग 29% ही है। मतलब हर 3 में से एक वोटर जेनजी है। हालांकि 2029 के लोकसभा चुनाव तक ये आंकड़ा 29% से ऊपर बढ़ ही जाएगा, क्योंकि तब तक एलिजिबल वोटर्स या एलिजिबल जेनजी वोटर्स की उम्र 18 से 32 के बीच में होगी। बहरहाल इस वक्त सबसे ज्यादा जेनजी पॉपुलेशन वाले देशों में भारत के पास सबसे बड़ी जेनजी पॉपुलेशन होने के बाद भी हमारा इलेक्टोरेट यानी कि एलिजिबल वोटर्स सबसे ज्यादा युवा यानी कि यंग नहीं, क्योंकि इथोपिया में 41.8%, नाइजीरिया में 41.4%, पाकिस्तान में 37.3% और बांग्लादेश में 32.3% एलिजिबल वोटर्स जेनजी हैं। मतलब इन देशों की पॉपुलेशन भारत के मुकाबले ज्यादा यंग है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बात हमारी जनरेशन के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की भी है। और जब बात चुने हुए नेताओं की आती है जो संसद और विधानसभा में बैठे हैं, तो वहां जेनजी रिप्रेजेंटेशन में और भी बड़ा गैप नजर आता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के टोटल 4,856 यानी कि 4,856 इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स यानी MPs और MLAs में सिर्फ 26 ही जेनजी से हैं। मतलब केवल 0.53%। जी हाँ, बिल्कुल ना के बराबर। 2024 लोकसभा इलेक्शंस के बाद पहली बार जनरेशन जी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव संसद पहुंचे, लेकिन 543 यानी कि 543 सदस्यों वाली लोकसभा में सिर्फ 6 जेनजी ही MPs बने।
इन 6 जेनजी एमपीज में 4 महिलाएं हैं और इनमें से 4 के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज भी हैं। इन 6 सांसदों में समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज, कांग्रेस के सागर खंडारे और प्रियंका जरकी होली, बीजेपी के सनातन ठाकुर और एलजेपी की शांभवी चौधरी जैसे नाम शामिल हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने वाले ये 6 एमपी केवल 98 जेनजी कैंडिडेट्स में से चुने गए थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था। और ये 98 कैंडिडेट्स 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे टोटल 8,360 यानी कि 8,360 कैंडिडेट्स का सिर्फ 1.2% ही है। अगर विधानसभा की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की उसी रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के कुल 4,131 यानी कि 4,131 एमएलएज में सिर्फ 20 ही जेनजी हैं। इन 20 में से 16 कम से कम कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, जबकि 5 के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। यानी युवा लेजिस्लेचर्स में एजुकेशन लेवल भी काफी अच्छा है, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में एक अलग तस्वीर सामने आती है। इन 20 जेनजी एमएलएज में 12 ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव जीतकर राजनीति में आए और उनका कोई प्रायर इलेक्टोरल एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ ने पॉलिटिक्स में आने से पहले अलग अलग प्रोफेशंस में काम किया था, जैसे कि डॉक्टर, जर्नलिस्ट और प्लेबैक सिंगर जैसे कि मैथिली ठाकुर। और एक सबसे बड़ा सच ये भी है कि 6 जेनजी एमपीज यानी कि सांसदों में सिर्फ एक जेनजी एमपी ही है जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। नहीं तो किसी की मम्मी मंत्री थी, किसी के पापा। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जेनजी लेजिस्लेटर्स में कई लोग पॉलिटिकल फैमिली से भी आते हैं। यानी राजनीति में एंट्री के लिए सिर्फ उम्र ही नहीं, फैमिली बैकग्राउंड भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पार्टी वाइज देखें तो बीजेपी में सबसे ज्यादा जेनजी एमएलएज हैं। 5 जेनजी एमएलएज बीजेपी से आते हैं। इसके बाद कांग्रेस में 4 और टीवी के 3 जेनजी एमएलए हैं। बाकी अलग अलग रीजनल और नेशनल पार्टी से भी आते हैं। अब सवाल ये है कि देश में जेनजी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो पॉलिटिक्स में उनकी रिप्रेजेंटेशन इतनी कम क्यों है? इसका एक बड़ा कारण है एज एलिजिबिलिटी। लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज 25 इयर्स है। यानी जेनजी की पूरी पॉपुलेशन चुनाव लड़ने के लिए अभी एलिजिबल नहीं है। जनरेशन जी की इतनी कम रिप्रेजेंटेशन का कारण संसद में जनरेशनल डिफरेंस, अपनी आवाज और मुद्दे उठाने में आने वाले चैलेंजेस और इन तमाम मुद्दों को ठीक से समझने और आप तक पहुंचाने के लिए हमने समाजवादी पार्टी से जेनजी सांसद के साथ विस्तार में चर्चा की। आइए देखते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ सबसे पहले आपसे इस बात के बारे में कि आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा रीजन क्या है कि पार्लियामेंट में जेनजी या फिर यूथ इतना कम है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स में आप यूथ इन्वॉल्वमेंट कम देखेंगे। हालांकि लीगल एज 25 है कंटेस्ट करने के इलेक्शन, लेकिन पॉलिटिकल एज 25 नहीं है। पॉलिटिकल एज 35 से स्टार्ट करते हैं लोग, 40 तक आना पसंद करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि पहले लोग दूसरी दिशा की तरफ देखना चाहते हैं, अपना कुछ और काम करना चाहते हैं, स्पेशली यूथ। लेकिन मुझे लगता है कि अब की बार जो आपने देखा रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में जेनजी का, अभी पार्लियामेंट में हमने देखा 7 से 8 ऐसे हमारे मेंबर्स हैं जो कम 30 से कम उम्र के हैं, और 30-35 से भी कम उम्र के हैं। ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन है। मुद्दे की मैं बात करूं तो जेनजी, मैं इस बात से वाकिफ़ नहीं रखता कि जेनजी के मुद्दे सिर्फ जेनजी उठाए, किसानों के मुद्दे सिर्फ किसान नेता उठाए। और क्योंकि जितना भी हमारा रिप्रेजेंटेशन है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, हमने बार बार देखा एजुकेशन के मुद्दे उठ रहे हैं, नौजवानों की आवाज़ उठ रही है। हाँ, लेकिन लोग अपने लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करते हैं कि हमारे जेनजी नेता हैं या फिर यंग पॉलिटिशियन है, तो फिर वो ज़्यादा प्रमुख रूप से उठाएंगे। देखिए, पार्लियामेंट में थोड़ा सा क्या है, सदन भी कम चलता है, सदन जब चलता भी है तो कम समय मिलता है आवाज़ उठाने के लिए। तो ये लड़ाई हमारी है। लेकिन ये है कि आवाज़ बराबर उठती रहे, चाहे कम उठे, लेकिन नौजवानों की आवाज़ उठती रहे। बाहर ज़्यादा समय मिलता है, बाहर आप लंबे भाषण भी दे सकते हैं, तो फिर आपने देखा सड़क में किस तरीके से हमने प्रमुखता से उस आंदोलन में भी हिस्सा लिया, चाहे अपने उत्तर प्रदेश में हो या फिर दिल्ली में हो, कहीं पे पीछे नहीं हटे। तो सड़क में आवाज़ उठाने का काम किया है, सदन में जब भी आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा, जेन ज़ी की आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। और बस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमको चेंज करना है, यूथ को ज़्यादा एक्टिवली आना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि सदन के ही अंदर हो, अगर हमने देखा सड़क में भी इंटरेस्ट दिखाएंगे तो सरकारें झुकेंगी। क्या जेनजी का पॉपुलेशन संसद के अंदर बढ़ेगा? आपका क्या कहना है उसके ऊपर? देखिए, मैं क्वांटिटी पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, क्वालिटी पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ।
ये तो बहुत दूर की सोच हो गई, लेकिन डेफ़िनेटली रिप्रेज़ेंटेशन बढ़ना चाहिए। अगर आज हम जंतर मंतर पे भी जुड़े और सदन में भी हमने बराबर आवाज़ उठाने का काम किया, तो फिर ये है कि हमको सबसे पहले अपने जनरेशन के लोगों के लिए उनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी, इसलिए हम आवाज़ उठाते हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि क्योंकि जेन ज़ी का ज़माना चल रहा है या फिर स्टूडेंट्स का या फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स का ज़माना चल रहा है, तो स्टूडेंट्स को आना चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमारे नौजवानों ने एक भ्रम तोड़ने का काम किया कि अपने एसी के कमरे से या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से नहीं निकल पाएँगे, बैठ नहीं पाएँगे, आवाज़ नहीं उठा पाएँगे। तो वो उन्होंने दिखाने का काम किया, नहीं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस देश के लिए खड़े रहेंगे। तो वो अच्छा लगा मुझे देख कर के। मैं भी नहीं जानता था, ना मानता था ये चीज़। मेरा भी भ्रम तोड़ने का काम किया उन लोगों ने। आने वाले समय में वो तब्दील हो रिप्रेज़ेंटेशन में, हम यही आशा करेंगे। और रिप्रेज़ेंटेशन सिर्फ़ ना हो, उसमें बात भी उठे, क्वालिटी भी आए, तो इस पे मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैं मानता हूँ कि ज़्यादा लोग आएँगे तो क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2029 के लोकसभा इलेक्शंस तक जेनजी भारत की वोटिंग एज पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा बन सकती है। पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2031 में 19 से 34 यानी कि 19 से 34 इयर्स की उम्र के लोग भारत में करीब 26.3% पॉपुलेशन के होंगे। 2026 में मिलेनियल्स की हिस्सेदारी करीब 21.7% है, जो कि 2031 तक घटकर करीब 20% ही रह जाएगी। यानी आने वाले समय में भारत की राजनीति में जेनजी सिर्फ एक बड़ी पॉपुलेशन ही नहीं होगी, बल्कि सबसे बड़ा वोटिंग एज डेमोग्राफिक भी बन सकती है। तो ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद 19th लोकसभा संसद की एवरेज एज क्या होगी, क्योंकि फिलहाल तो 18th लोकसभा संसद की एवरेज एज 56 इयर्स है। वहीं एक नई उम्मीद के साथ उभरी कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने राजनीति में आने से साफ इनकार कर दिया है, उस पार्टी की एवरेज एज 31 इयर्स है, यानी कि 31 वर्ष। मतलब जेनजी को तो दोनों ही रिप्रेजेंट नहीं करते। और यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर सड़कों पर जेनजी की आवाज इतनी मजबूत है, तो क्या आने वाले सालों में जेनजी संसद और विधानसभा में भी अपनी जगह बना पाएगी या नहीं? हमारी जनरेशन भारत की पॉलिटिक्स को लेकर कितनी अवेयर है और आने वाले चुनाव को लड़ने में कितनी इंटरेस्टेड है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढते हुए हम पहुंचे आज की जनरेशन जी के पास। आइए सुनते हैं कि क्या सोचती है आज की जनरेशन जी पॉलिटिक्स को लेकर। हाय, आपका नाम क्या है? सारा। आप एक जेनजी हैं? हाँ। आपको क्या लगता है कि हमारी जनरेशन को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए? या डेफिनेटली डेफिनेटली। लेकिन बहुत ही हमारी जनरेशन से बहुत ही कम लोग हैं जो एमपीज हैं या एमएलएज हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? सी रिप्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट हमारे जनरेशन के हिसाब से, बिकॉज लाइक आजकल द ओल्डर जनरेशन इज लीडिंग, 50+ 60+ ईयर ओल्ड्स आर लीडिंग जनरेशन, जो कि आजकल के बच्चों का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। एंड क्लियरली लाइक इन 20 years वेयर वील बी एट, दे कांट सी उतना फार, दे गना थिंक बैक उनके टाइम में कैसा था एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इसलिए डेफिनेटली यंगर जनरेशन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। पर आपको क्या लगता है कि इतनी कम रिप्रेजेंटेशन के पीछे रीजन क्या है? I think people just don't care enough about the political situation of the country right now. Yeah. हमारे generation से especially, they just think it's easier to leave the country, be in a, yeah, it's just, yeah. Okay. आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज मनी है। आप एक जेनजी हैं? जी बिल्कुल मैम। आप जैसे कि हमारे संसद में और विधानसभा में हमारे जेनजी जनरेशन बहुत कम 0.53% ही रिप्रेजेंट करता है हमारी जनरेशन को। तो उसके पीछे क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि क्यों हमारी जनरेशन की रिप्रेजेंटेशन इतनी कम है? सो बेसिकली ना मैम, द फर्स्ट थिंग इज माय माइंड विच इज कॉल्ड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो कि मुझे जो लगता है कि हमें ना मैम मौका ज़्यादा नहीं मिलता है मैम। और जो जेनजी, और मैं खुद एक जेनजी हूँ जो कि मैं 2001 में जन्म ले चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर जेनजी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, इसलिए वो अपने सवाल और अपने जो भी मुद्दे हैं वो नहीं रख पाते संसद में हो गए या किसी भी एक लीडर के सामने, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ज़्यादा गंभीरता वाली बात है। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जंतर मंतर में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था नीट के पेपर को लीक होने के बाद, कि किस तरीके से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र सर थे, जो लास्ट में अभी उन्होंने फाइनली रिजाइन दे दिया है, तो किस तरीके से एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वो नहीं है। बात रही कि कोई भी जेनजी अगर आप देखेंगे तो वो कोई भी लोकसभा में या राज्यसभा में नहीं बैठ के वो डिस्कस कर पाता है जेनजी को लेकर और उनके
मुद्दों को लेकर कोई गंभीरता से बात नहीं कर पाता है। तो आने वाले टाइम पे जैसे कि अभी सीजीपी का जन्म हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी, वो भी एक जेंजी ही जो है अभिजीत दी के। लेकिन सीजेपी ने बोला है कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, वो एक प्रेशर ग्रुप है और उनका निर्णय है कि वो एक प्रेशर ग्रुप ही रहेंगे, वो राजनीति में नहीं आना चाहते। तो फिर आपको क्या लगता है कि कैसे हमारे देश का युवा राजनीति में आएगा, पॉलिटिक्स में, विधानसभा में और संसद में अपनी बात रखेगा? कैसे हो पाएगा वो? क्योंकि मैम सीजीपी ने ये चीज वैसी जंतर मंतर में क्लियर कर दिया था एक दिन पहले रेजिग्नेशन से, जब वो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे थे, कि उन्होंने बोल दिया था कि वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते, और मेन अगर वो नहीं आएंगे तो फिर कोई ना कोई दूसरा जेंजी या कोई भी युविका या युवक मतलब पर्सन होगा या पर्सनैलिटी होगा, कोई भी हो सकता है, ही और हर, जो कि आके अपनी बात और अपने जो भी हमारे मुद्दों पे बात चल रही है वो हाईलाइट करेंगे एंड शोकेस करेंगे कि देश में क्या चीज और अच्छी हो सकती है और क्या होनी चाहिए अच्छी। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये चीज हो सकती है। तो आपका ये मानना है कि जेनजी को और देश के युवा को सरकार में आना चाहिए? बिल्कुल मैम, आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक पढ़ा लिखा आदमी और या कोई भी लड़की आती है ना, मैटर जेंडर इक्वालिटी को लेकर नहीं करता है, कि बस मैटर ये करेगा कि कौन कितने अच्छे तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपनी सारे बातें रख पाएगा जनता के सामने, और किस तरीके से जनता को कन्विंस करने के बाद वो सारी की सारी चीजें वो देश को दे पाएगा मैम। लेकिन आपको लगता है कि हमारे देश का युवा उतना जागरूक है राजनीति को लेके, और क्या वो इतना इंटरेस्टेड है? फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि अकाउंटेबिलिटी को लेकर कोई भी सवाल करता है मैम। कोई भी अभी जैसे बीजेपी सरकार में है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट भी कह लीजिए, ज्यादातर होल्ड अभी बीजेपी का है, कोई सवाल जवाब करना ही नहीं चाहता, अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं चाहता कि उसको देश में जो भी मुद्दे हैं उसको लेकर उसको क्या फैसले बनाने चाहिए, क्या उसको जो भी राजनीति वो खेल रहे किन तरीके से खेल रहे उनको पता ही नहीं है। बट मुझे लगता है अगर जेंजी में कोई भी व्यक्ति अगर आता है या कोई भी लड़की अगर उस कुर्सी पे आती है जिस तरीके से वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी को और अच्छा बना सकती है या बना सकता है, तो मुझे लगता है कि सरकार को एक डायरेक्शन मिलेगा अच्छे भविष्य के लिए मैम। एज कम्पेयर टू अदर कंट्री ले लेते हम, यूके ले लेते, यूरोप कंट्री आप देख सकते हो कितना अच्छे से डेवलप्ड है। आई होप कि आने वाले 15-20 साल में इंडिया को भी एक नया चेहरा मिल सकता है मैम। आपका क्या नाम है और क्या आप एक जेनजी हैं? या भूमिका, मेरा नाम अक्षय है और मैं जेनजी हूँ। मेरा 2001 बोर्न है, तो मैं जेनजी के मुद्दों को बहुत सही तरीके से समझता भी हूँ और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना भी चाहता हूँ। हमारे देश में संसद और विधानसभा में जेनजी की रिप्रेजेंटेशन 0.53 है, बहुत कम, ना के बराबर। क्या लगता है आपको उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो जेनजी राजनीति में इंटरेस्ट रखता है, तो कहीं न कहीं जो ये देश की बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, ये ना जेनजी को बहुत ज़्यादा आगे प्रमोट नहीं करते हैं। ये चाहते हैं कि मेरे ही बीच के कुछ लोग आते रहे और कुर्सियों को संभालते रहे। एक्चुअली वो जेनजी के पास जो थॉट्स हैं, जो लेकर के वो अपने विजन को धरातल पे उतार सकता है, वो मुझे लगता है किसी भी पार्टी के पास अभी नहीं है, या उनके नेताओं के पास नहीं है ऐसा। जेनजी के अभी देखो, आप देखो कि जेनजी पे जैसे यहाँ झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, झारखंड के एक एमएलए हैं जयराम महतो जी, वो जेनजी है मिले ऐसे ही, बट वो मुद्दे बहुत तेजी के साथ उठाते हैं, छात्रों के साथ जो है खड़े रह के लाठियां भी खाते हैं। रविंद्र सिंह भाटी जी हैं, जो है वहाँ पे छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, अब आज एमएलए भी बन गए। तो मुझे लगता है कि जेनजी को आना चाहिए और राजनीति में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, तभी जाके देश बदलेगा। यस। लेकिन क्या लगता है आपको कि आज का युवा जो है वो राजनीति को लेके और राजनीतिक फैसलों को लेके कितना जागरूक है? देखो, कहीं ना कहीं युवाओं को मैं यही बोलूंगा कि आप ना अपने आप को जब तक साबित नहीं करेंगे फील्ड पे उतर के, और अगर आप चाहते हो कि केवल मोटिवेशनल स्पीच दे के ही आप अपने आप को प्रमोट करो, तो वो तो ठीक है, बट आपको फील्ड पे भी वर्क करना पड़ेगा, आपको लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ेगा और जेनजी के मुद्दों को उठा करके मांग रखनी पड़ेगी, उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए लाठियां भी खानी पड़ेगी। तो जेनजी को आगे बढ़ना चाहिए और जेनजी को आगे जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा मिले वो उसको प्रमोट करना चाहिए उसको। तो आपका मानना है कि जेनजी को सरकार में आना चाहिए, इलेक्शंस लड़ने चाहिए? बिल्कुल। अभी आप देख रहे हो जस्ट अपने बगल की जो कंट्री है बालेंसा, छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और पूरी सरकार तख्ता पलट कर दी। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल हमारे देश का युवा जब तक जागेगा नहीं, तब तक इस देश की सूरत नहीं बदलेगी, और सूरत तभी बदलेगी जैसे हम जैसे युवा या जो भी भारत में इंटरेस्ट रखता है राजनीति में, वो अपने मुद्दों को उस सदन की टेबल पर रखेगा, तो कहीं ना कहीं वो बात जरूर मानी जाएगी। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप आएंगे राजनीति में, चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिलेगा, किसी पार्टी ने अगर मुझे ऐसा मेरे अंदर काबिलियत देखी, तो मैं कभी फ्यूचर में ये अपने आप को सोचता, मैं सामाजिक मुद्दों पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ और लोगों के बीच में रहना मेरा एक पैशन भी आप मान सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि अगर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कभी फ्यूचर में, तो मैं ऑफ कोर्स आऊंगा उस पर। यस। आपका नाम क्या है?
जीत। आप जेंजी हैं? हाँ। हमारे संसद में और विधानसभा में कुल 26 ही लोग हैं जो जेंजी जनरेशन जी से हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है इसके पीछे कि इतनी कम रिप्रेजेंटेशन है जेंजी की पॉलिटिक्स में? मोस्टली मेरे को लगता है कि जो पुराना जनरेशन है, उसमें बहुत सारे लोग नए जनरेशन वाले लोगों को आने ही नहीं दे रहे। तो इसलिए उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम कर रखा है उन्होंने, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन ये सब कर रखी है। मेनली पॉलिटिक्स वो खुद ही खेलते हैं वहाँ पे भी कि जेनज़ीज़ को आने नहीं देते, क्योंकि उनको पता है अगर आएँगे तो फिर उसके बाद उनकी जो पावर होगी वो जा सकती है, पावर की पोजीशन उनकी। लेकिन हमारे देश का युवा कितना, आपको क्या लगता है कि हमारे देश का युवा चाहता है पॉलिटिक्स में आना? हुँ, शायद नहीं, शायद नहीं। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के युवा को पॉलिटिक्स में, स्पेशली जेंजी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए? पार्टिसिपेट करना चाहिए, जेनज़ी भी नहीं बोलूँगा मैं, जो भी जिसको नॉलेज है, जिसके पास सही स्किल्स हैं, उसको आना चाहिए। मोस्टली जो पार्लियामेंट में है वो अनएजुकेटेड लोग हैं, उनका पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है। एजुकेटेड लोगों को आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप लड़ेंगे इलेक्शन चुनाव, लड़के पॉलिटिक्स में जाएंगे आप? मेबी नहीं, नहीं। क्योंकि क्यों क्यों? मैं पॉलिटिक्स से मतलब ज़्यादा मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ।